नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी समझेंगे क्लास 10th हिंदी का जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके पूरा चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ में समझने वाले हैं। सभी को इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर देना है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये जो हम भीमराव अंबेडकर जी हैं इनके बारे में समझते हैं। तो देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। तो देखिए, जो भी लाइन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि देखेंगे हर एक लाइन से जो है एक नहीं तो दो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जा चुका है। तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझ चुके हैं, पूछा जाएगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1851 ईस्वी में। पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में। आप सभी को याद रखना। पूछे जाएगा किस परिवार में हुआ है, तो दलित परिवार में हुआ है। देख सकते हैं यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, मानव मुक्ति के प्रोदा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। देखेंगे इसे जो है भीमराव अंबेडकर को जो है मानव मुक्ति के प्रोदा कहा जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मानव मुक्ति के प्रोदा किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर आप सभी को याद रखेंगे। उस समय में देखेंगे सबसे जो है सुपठितों जनों में से जो है सबसे पहले इनका ही स्थान था। आगे हम सभी देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन और इंग्लैंड गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्राथमिक शिक्षा के बाद जो है बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा आप सभी, न्यूयॉर्क गए थे। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो अमेरिका में। फिर पूछा जाएगा उसके बाद कहाँ गए थे उच्चतर शिक्षा के बाद, तो याद रखिएगा लंदन गए, जो कि किस जगह पर आते हैं, तो इंग्लैंड में आते हैं। तो पूछा जाएगा यहाँ पर भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर जो उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे न्यूयॉर्क, तो याद रखिएगा बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। तो यहाँ पर देखेंगे हर एक लाइन का ऑब्जेक्टिव है। आगे देखेंगे, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक पौराणिक और जो है पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक संस्थाएं प्रस्तुत किए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जो है जो भी संस्कृत का जो भी धार्मिक हो गया, जो भी पौराणिक हो गया और वैदिक जो भी वाङ्मय है, इसके जो है ट्रांसलेट के जरिए जो है उन्होंने सभी चीज़ को पढ़ा। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विविधा अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे। और उन्होंने देखेंगे तो ट्रांसलेट के माध्यम से देखेंगे तो जो भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ थे, जो भी वैदिक वाङ्मय में है, उसको ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र के रूप में पढ़े थे। और साथ ही में देखेंगे से उन्होंने जो है इतिहास के जो भी मीमांसक है उसको पढ़े हैं, विवेदा पढ़े, यानी जो है बहुत ज़्यादा संविधान के बारे में पढ़े हैं। फिर अर्थशास्त्र जो है हमारा, इसके बारे में बहुत अच्छा जो इनके पास नॉलेज है। फिर ये उन्होंने जो है शिक्षा शास्त्री को भी जो है बहुत अच्छे से पढ़े। फिर शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के जो है विख्यान बनकर उभरे थे। तो आपके एग्जाम में आएगा कौन जो थे, जो है इतिहास मीमा दर्शन विविधता अर्थशास्त्री समाजशास्त्री शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्यात बनकर उभरे थे। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। आगे यहाँ पर हम समझते हैं, स्वदेश में कुछ समय तक उन्होंने जो है वकालत भी किए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा स्वदेश में किसने जो है कुछ समय तक वकालत किए थे, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। आगे देखेंगे, समाज में राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने जो है अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए जो अथक संघर्ष किए। तो यहाँ पर समझिए, उन्होंने जो है समाज में जो भी राजनीति समाज हो गया और राजनीतिक में उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय निभाते हुए जो भी अछूत वर्ग थे, जो भी स्त्रियाँ थी, जो भी मजदूर थे, सभी को जो है मानवीय अधिकार दिलाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है संघर्ष किए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा किसने जो है हमारा अछूतों हो गया, स्त्रियों हो गया और मजदूरों को जो है मानवीय अधिकार दिलाने के में जो है बेहतर सक्रिय रहा था। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। आगे हम सभी समझते हैं, उसके जो है चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले।
तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, ऐसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे भीमराव अंबेडकर के जो है तीन चिंतक एवं रचनात्मक व्यक्ति कौन थे। तो ऑप्शन ए में देगा हमारा बुद्ध, बी में दे देता है कबीर और सी में देता है ज्योतिबा फुले और डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, ये जो है तीन उसके जो है चिंतन वे रचनात्मक के जो है मुख्यतः व्यक्ति है। आगे देखेंगे भारत के संविधान निर्माण में उनकी जो है महती भूमिका, एक निष्ठ समर्पण के कारण उन्होंने आज समाज के भारतीय समाज के निर्माता कहकर जो है श्रद्धांजलि और अर्पित है। तो यहाँ पर समझिए पूछा जाता है एग्जाम में भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जानते हैं। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब भीमराव का जो है निधन हो गया। यहाँ आप सभी याद रखिएगा पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर जी का जो है निधन कब हुआ, यानी मृत्यु कब हुआ। तो आप सभी याद रखिएगा दिसंबर 1956 पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में। आप सभी को याद रखना। यहाँ से देख सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बना, जो भी ऑब्जेक्टिव बना हम उनको आप सभी को बता दिए। तो आप सभी जो है इसको अच्छे से पढ़िए और इसको सभी को अच्छे से याद रखिए, ताकि आपका जो है एक भी ऑब्जेक्टिव इतना में नहीं गलत हो। आगे हम सभी यहाँ पर समझते हैं, बाबा साहब अनेक पुस्तक भी लिखे हैं, उनकी प्रमुख रचना एवं भाषण देखेंगे तो इस प्रकार है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, द अनस्टेबल्स, हु आर क्षुद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एलिएशन ऑफ कास्ट आदि। द कास्ट इन इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी याद रखिएगा। देयर मैकेनिज्म, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। जेनिस एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अनस्टेबल्स, हु आर द, तो ये भी जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाएगा द कास्ट इन इंडिया किनकी रचना है, तो आप सभी याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जेनिस एंड डेवलपमेंट किनकी रचना है, तो भीमराव अंबेडकर। आगे देखिएगा बुद्ध एंड कम्युनिज्म, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी रचना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए बुद्धा एंड हिज धम्मा किनकी रचना है, तो ये भी हमारा बाबा साहब का हो जाएगा। आगे देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट है एलिशन ऑफ कास्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जाएगा एलिशन ऑफ कास्ट किनकी रचना है, तो याद रखिएगा बाबा साहब का। इन्हीं से एलिशन ऑफ कास्ट से ही जो ये चैप्टर हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिया गया है, तो आप सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे भारत में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है भीमराव अंबेडकर साहब का जो है हमारा वाङ्मय जो है कितने खंडों में प्रकाशित है, तो याद रखिएगा सभी जो है 21 खंडों में प्रकाशित है। ये जो भी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो भी प्रमुख रचना है आप सभी को जरूर याद रखना है, इनमें से कोई भी रचना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम सभी देखेंगे यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिशन ऑफ कास्ट के ललित सिंह यादव द्वारा जो है हिंदी रूपांतरण में जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा जाएगा प्रस्तुत पाठ किससे लिए गए, यानी पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है किससे लिया गया, तो एलिशन ऑफ कास्ट। पूछा जाएगा एलिशन ऑफ कास्ट क्या था, तो आप सभी याद रखिएगा ये जो हमारा भाषण है और ये चैप्टर पूछा जाएगा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह जो है निबंध है, तो आप सभी को जरूर याद रखना है। एलिशन ऑफ कास्ट जो देखेंगे पहले हमारा अंग्रेजी भाषा में है, फिर जो है इसको हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो आप सभी याद रखिएगा ललित सिंह यादव के द्वारा जो है एलिशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किया गया। तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी आता है एलिशन ऑफ कास्ट का जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो याद रखिएगा तो ललित सिंह यादव। आगे देखिए यह भाषा जाति पंथी तोड़ मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1956 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांति दृष्टि से आयोजकों को पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन जो स्थगित हो गया और यह पढ़ा ना जा सका। देखेंगे तो ये जो हमारा भाषण था एलिशन ऑफ कास्ट, ये जो दिए जा रहे थे कब दिए जाना था, तो इसको जो है जाति पाति तोड़क जो मंडल सम्मेलन हो रहा था जो कि कब हुआ था, तो हमारा 1936 में हुआ था। कहाँ, तो हमारा लाहौर में होने वाला था। इसमें जो है ये जो भाषण थे इसको लिख कर रखे गए थे, इसको जो है भाषण वहाँ पर देना था, पर क्या हुआ यहाँ पर जो ये भाषण कोई जो है यहाँ पर घटना हो गया जिसके कारण ये भाषण नहीं दिया गया। फिर भी जो वहाँ से जो भाषण में लिखे थे उसी भाषण को जो है कुछ अंश जो है हमारा इस चैप्टर में हम सभी पढ़ेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। पूछा
पूछा जाता है एग्जाम में। यह भाषण कब होने वाला था, तो आप सभी याद रखिएगा 1936। और किस वार्षिक सम्मेलन में हो रहा था, तो आप सभी याद रखिएगा हमारा लाहौर जो वार्षिक सम्मेलन है इसमें हो रहा था। आगे हम सभी देखेंगे बाद में बाबा साहब ने इस स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अपशिष्ट संस्कारों के रूप में जो है बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नरसिंह न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। और यहाँ में ये जो भाषण था बाद में जो इसको पुस्तक के रूप में लिख दिया, एलिशन ऑफ कास्ट। और इसमें देखेंगे तो जो भी जाति प्रथा है इसके ऊपर जो है इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा गहराई से जिक्र है। आगे देखेंगे जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ि पूर्वग्रह और लोकतंत्र में उसकी अस्वास्थ्यकाल प्रकृति की भी यह जो है संभ्रांत विजेता का दृष्टिकोण उभरा है। और ये भारतीय लोकतंत्र में भाविक नागरिकों के लिए जो अलेख अंत शिक्षाप्रद है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बेसिकली जो लोकतंत्र है, जाति प्रथा हो गया, इन सभी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आई होप आप सभी जो है यहाँ के जो लेखक परिचय है इसको अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप सभी से बन जाना चाहिए। अब चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर का क्या नाम है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनेगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप सभी याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर। पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आप सभी को याद रखना यह जो है एक निबंध है। पूछा जाएगा यह जो चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा एलिशन ऑफ कास्ट से लिया गया। और एलिशन ऑफ कास्ट क्या था, तो वो भाषण के रूप में तैयार हो रहा था, वार्षिक जो लाहौर में सम्मेलन हो रहा था उसमें देना, पर जो है वहाँ पर किसी कारण बस जो है नहीं हो सका, जिसके कारण वो जो है यहाँ से कुछ अंश इसमें देखने को हमें मिल रहा है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इस पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन भी करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा में श्रम विभाजन का दूसरा रूप है इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कितनी यहाँ पर यह विडंबना की बात है कि आज के युग में भी जो है जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। इसमें कुछ लोग का जो है यहाँ पर ये समर्थन करते हैं कि समर्थन का एक आधार ये भी है कि आधुनिक जो सभ्य समाज है अभी के समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। कुछ लोग मान लीजिए जाति के ऊपर बोला जाए यहाँ पर बोलने के लिए, तो कुछ लोग जो है यहाँ पर अच्छा बात भी बोलते हैं और कुछ लोग जो है खराब भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज के युग में बता रहे हैं कितनी जो है ये हमारा जो है आधुनिक सभ्य समाज में भी आज के समय में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन, यानी जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसके लिए यहाँ पर जाति प्रथा के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। और दूसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये भी बोला जा रहा है जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है जिसके अंदर जैसा कार्य कुशल है, जिसके अंदर जैसा स्किल है वो अपने अनुसार उस काम को चूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है जाति प्रथा ही जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी ये बताना चाह रहा है यानी जिस जाति का लोग है इसमें वही काम कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये दूसरा लोग का ये भी मानना है। आगे यहाँ पर हम सभी समझते हैं इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। और यह आप सभी समझिए इस जो तर्क से संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक हो चुका है कि जाति जो प्रथा ये हमारा श्रम विभाजन के साथ साथ जो हमारा श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। तो यहाँ पर समझिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, बताया जा रहा है श्रम विभाजन यह निश्चित ही जो है सब समाज के तो आवश्यकता ही है। अगर मान लीजिए सभी लोग का जो है एक ही काम हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा सही है। श्रम विभाजन जो है निश्चित रूप से सब समाज के लिए है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था यहाँ पर श्रमिकों के विभिन्न जो है हमारे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस जाति के हैं तो इनका यही काम करना है, इस जाति के लोग हैं तो इसको यही काम करना है, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह समझाया जा रहा है भारत की जाति
जाति प्रथा एक विशेषता वह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करती है, और जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं देखा गया। यहाँ पर बताया जा रहा है भारत में जो जाति प्रथा होता है एक विशेष प्रकार का वह है। इसमें देखेंगे तो श्रमिक का जो अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है बल्कि इसमें विभाजित जो वर्ग है इसमें दूसरे के क्या करते हैं तो ऊंच नीच भी कराते हैं। मान लीजिए हमारा ए जो है उन ऊपर जाति के है और दू जो है नीचे जाति के है, तो ये हमारा भारत में देखा गया है। इसमें जो है यहाँ पर ऊंच नीच ये जाति ये सिर्फ काम करेगा। ए जाति मान लीजिए हमारा जो है क्या करने का काम है तो इसको कपड़ा बनाने का काम है। दू जाति का देखेंगे तो इसको सब्जी बेचने का काम है। तो इसमें भी लोगों क्या करते हैं तो ऊंच नीच का करते हैं, इसका ये काम है हमारा ये काम है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भारत में देखा जाता है ऊंच नीच का भी जो देखेंगे तो पूरे विश्व में जो है ऐसा किसी भी समाज में नहीं देखा जाता है जाति के आधार पर काम को बांटना। आगे देखेंगे जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मान लीजिए जाति प्रथा को अगर श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा क्योंकि देखेंगे तो अलग अलग मनुष्य की जो है अलग अलग अपना रुचि है, उसमें अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए ए जो है मान लीजिए किसी जाति के, इसका काम जो हमारा क्या हो जाता है तो पढ़ना है। मान लीजिए पढ़ना है। दू जाति है इसका काम है क्या तो यहाँ पर जूता को पॉलिश करना। और मान लीजिए तीन जो है इसका काम हो गया सब्जी बेचना। तो ये देखेंगे तो ए जाति है देखेंगे इसको जो है बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और दूसरा जो हमारा जाति है ये जो जूता साफ कर रहा है इसको पढ़ने में मन लग रहा है यानी अच्छा लग रहा है। तो ये जो है पढ़ लिख कर कुछ आगे जो है कुछ भी बनने की इसकी जो है चाहत होगी। लेकिन बी जाति देखेंगे इसको जो है जूता साफ करना में इसको लगा दिया है। तो कितनी जो है ये बुरी की बात है, ये इसको पढ़ना नहीं है। तो ये जो अपने अनुसार दूसरा काम करेंगे, इसको जो है पढ़ना है तो इसे जूता साफ इसमें पढ़कर जो है दूसरा काम करेंगे। तो ये जो है रुचि पर आधारित नहीं होता। अगर श्रम जाति प्रथा को अगर श्रम के आधार पर बांट दिया जाए, जाति के आधार पर उसको काम को बांट दिया जाए तो ये जो है स्वाभाविक नहीं है क्योंकि देखेंगे प्रत्येक मनुष्य की जो है अभिरुचि अलग अलग है अभी के समय में। आगे देखें कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिसमें वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का जो है निर्माण करना चाहिए यानी एक अच्छे व्यक्ति होना चाहिए, कुशल व्यक्ति होना चाहिए, जो अच्छे श्रमिक समाज हमारा होना चाहिए। जिस प्रकार यहाँ पर अपने काम यानी अपने पेशे को जो है अपने मन से कोई भी काम को चुन सकते हैं, जिसको जो काम करना चाहिए वो अपने मन से जो है काम को चुन सकता है, ना कि यहाँ पर जाति के आधार पर होना चाहिए। तो एक ऐसा समाज का निर्माण होना चाहिए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इस मनुष्य के परीक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से अर्थात गर्भधारण के समय से मनुष्य का पैसा निर्धारित किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे इस सिद्धांत ये तो पहला हमारा सिद्धांत ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर पृथ्वी पर जन्म ले रहा है तो उसको जाति के आधार पर उनका काम निश्चित नहीं होना चाहिए। उसकी जो भी इच्छा है उसके अपने चुनाव से जो भी बनना चाहता है जो भी करना चाहता है वो स्वयं कर सके। इसके विपरीत सिद्धांत ये भी है कि यहाँ पर मनुष्यों द्वारा जो भी परीक्षण अथवा उनकी जो भी निजी क्षमता उनके विचार कर दिया गया है कि जैसे उनकी जो है माता पिता जो है शुरू से उनके जो है दादाजी जो है फिर उसके पिताजी है फिर उसके जो है वो खुद जैसा है उस समाज के अनुसार उससे जो है आर्थिक रूप से गर्भधारण के जब वे गर्भ रहते हैं तो इससे जो उसके जाति को क्या कर दिया जाता है फिक्स कर दिया जाता है और उसका पेशा भी जो है फिक्स कर दिया जाता है। ये जाति को मान लेते हैं हम हलवाई का काम करते हैं तो इसके पिताजी दादाजी भी हलवाई बनाने का काम कर रहे हैं, इसके जो है पिताजी भी वही है। और यहाँ पर जब इनका जन्म नहीं होने वाला रहता जब गर्भ में ही रहते हैं तो यहाँ पर इसका जाति फिक्स हो जाता है, ये हलवाई है और ये जो है आगे चलकर खाने बनाने का ही काम करेगा। तो ये जो है कितनी बुरी बात है। ऐसा होना चाहिए कि जब जन्म हुआ तो अपने अनुसार जो काम करना चाहता हो ऐसा होना चाहिए। आगे देखेंगे जाति प्रथा पेश का जो है दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बंद भी देती है। भले ही
पैसा अनुयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। यहाँ पर देखिए ये जाति प्रथा इतनी बुरी बात है, इतनी खराब है कि यहाँ पर देख लीजिए मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसके गर्भ में ही निर्धारित कर दिया जाता है इस जाति का है, और जब ये बड़े होंगे तो इस भर का काम करेंगे। तो उसने जो है मनुष्य जब जो है पूरे जीवन भर जो है एक ही पेशा में बन जाता है, और भले ही जो है पेशा जो है उसके लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, चाहे उसके लायक है काम चाहे अनलाइक नहीं है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में नियंत्रित विकास और कभी कभी अकस्मात जो है परिवर्तन भी हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता ही पड़ जाती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में ही मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसीलिए जो है भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। आधुनिक युग में स्थिति प्रायः आती रहती है, जैसे देखेंगे कभी कभी जो उद्योग धंधे की जो प्रक्रिया है, कोई भी तकनीकी है खराब हो जाए, चाहे कुछ भी मान लीजिए अकस्मात कोई भी परिवर्तन हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए जो कि पूरे देश भर में फैल जाए, और उसका जो है जाति यानी फिक्स कर दिया जाता है, उसको जो है वही काम करना है, तो यहाँ पर वो काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण देखेंगे तो परिस्थिति तो हमेशा एक जैसा रहता नहीं है, कभी जो है परिस्थिति चेंज होते रहता है, बदलाव होते रहता है परिस्थिति। और पेशा बदलने की उनको आज़ादी अगर नहीं दिया जाए, मान लीजिए जिस जाति का है, जिस पेशा में उनके दादाजी है, उनके पिताजी है, उसी पेशा में रहेगा, बाकी ऐसे जो है कोई भी घटना हो जाए जिसके कारण जो है उसको पेशा बदलने की आज़ादी नहीं होगा, तो उसके अलावा जो है उसको जो है वहाँ से पैसा नहीं कमा पाएंगे, और जिसके कारण जो है भूखा और मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितनी बेकार चीज़ है हमारा। आगे देखेंगे हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उनके पैतृक पेशा ना हो, भले हुए उसमें प्रांगत हो। यहाँ पर देखिए हिंदू धर्म में जो है जाति प्रथा, हिंदू धर्म में एक प्रकार के जाति है, इसमें ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है हिंदू धर्म में जो उनके पैतृक पेशे से ना मिलता हो, उससे जो है बिल्कुल बदलने की स्थिति नहीं दिया जाता, क्योंकि वो उसमें जो है भले ही प्रांगत हो या चाहे नहीं हो, उसे जो है पेशा बदलने की यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी आज़ादी नहीं, अनुमति ही नहीं दिया जाता है उस समय। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख हुए प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो देखेंगे यहाँ पर जो हिंदू धर्म है इसमें जाति प्रथा को लेकर जो है यहाँ पर क्या तो पैसा बनने की आज़ादी ही नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो उस काम में चाहे वो प्रांगत हो चाहे नहीं हो, काम मिलेंगे नहीं, उसको करने में मन भी नहीं लग रहा, तो इसके कारण देखेंगे तो जाति प्रथा भारत में जो है बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण भी बन जाता है। तो यहाँ से एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी आता है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनता है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर आज आप सभी यहाँ तक समझे। आगे देखेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करती है, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जो है जाति प्रथा जो है एक गंभीर दोष है, और श्रम के आधार पर भी देखेंगे तो यह जाति प्रथा क्या हो जाता है, एक गंभीर दोष हो जाता है, क्योंकि देखेंगे जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन से मनुष्य स्वेच्छा से निर्भर करती है, मनुष्य की जो स्वेच्छा करेगा जाति प्रथा में उस पर निर्भर करता है, मनुष्य की व्यक्ति भावना तथा व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान तथा महत्व रखता ही नहीं है, जिससे यहाँ पर पहले से फिक्स कर दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे क्या तो कोई स्थान कोई महत्व यहाँ पर रखा ही नहीं जाता है। इस प्रकार जो है यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी उत्प्रेरण इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल जो है अविश्वासता के कारण करते हैं। यहाँ पर देखें इस आधार पर हमें जो है स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के समय में जो भी हमारा उद्योगों में हो गया गरीबी और उत्प्रेरण इतनी बड़ी समस्या नहीं, जाति प्रथा हो जाता है जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को जो है अपनी रुचि यानी जिसको जो है रुचि नहीं है जाति प्रथा के कारण उसको काम करने में भी अच्छा भी नहीं लग रहा है, उनका काम जो है दूसरे चीज़ में लग रहा है, फिर भी जो हमारा ये जाति प्रथा हो जाता है, ये जो है कारण लोग यहाँ पर विश्वस्तता के साथ करते हैं। ऐसी स्थिति स्वतः मनुष्य को जो है दुर्भावना से ग्रसित कर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। और यहाँ पर देखेंगे जब लोगों के अंदर ऐसी स्थिति हो जाता है, यहाँ पर विश्वस्तता के कारण किसी कारणवश जो है जाति के ऊपर अपना ये काम करते हैं,
तो स्वभावतः देखेंगे तो मनुष्य की जो दुर्भावना है इससे क्या हो जाता है, ग्रसित हो जाता है। और यहाँ पर लोगों के अंदर जो है टालू काम हो गया, यानी इसको आप करेंगे, चाहे इसको जो है काम करने का के लिए जो है प्रेरित भी करती है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वाले ना तो दिल लगता है और ना ही दिमाग, कैसे कुशल प्राप्त की जा सकती है। जब ऐसा स्थिति हो जाता है उसके जाति के आधार पर काम बांट दिया जाता है और उस काम में उनको जो है मन भी नहीं लग रहा, उसका जो है दिमाग भी उस काम के प्रति नहीं है, और साथ में जो है उनके अंदर आप वो काम करेंगे नहीं तो उसको कुशलता भी नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे जो है परिस्थिति बहुत ही बेकार है। अंत यह निर्वाध रूप में जो है सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। तो यहाँ पर आप सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि जाति प्रथा जो है एक हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि वे आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें जो है अस्वाभिमानों नियमों को जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। आगे देखेंगे। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे आर्थिक पहलू हो गया। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, अब मैं समस्या के जो रचनात्मक पहलू है इसको लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी जो है दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं भीमराव अंबेडकर, इन सभी बातों से यहाँ पर ये बता चाहे, अगर मैं जाति प्रथा की इतनी आलोचना करता हूँ तो आप हमसे पूछेंगे ना आप मेरी आदर्श समाज क्या होगा। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। यहाँ पर जो है लोगों को अपने मन से जो है यहाँ पर फ्रीडम दिया जाता है, अपने मन से उनको जो भी काम चुनने का है, जो भी पेशा चुनने का है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। समानता मिल जाता है, यहाँ पर लोगों को जो है इक्वल, यानी जो है सभी लोग एक दूसरे के यहाँ पर क्या है बराबर है। यहाँ पर क्या ऊंच नीच का नहीं होता है। समानता आदर्श समाज में भ्रातृत्व, जिस प्रकार जो है भाई भाई एक समान रहते हैं उसी प्रकार जो है भ्रातृत्व की भावना आधारित हो जाता है। तो इसके लिए मेरा यही आदर्श समाज होगा। जाति प्रथा से उठकर यहाँ पर किस समाज की जिक्र हो रहा है, तो आदर्श समाज। आदर्श समाज में क्या होता है, तो यहाँ पर स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए और मातृत्व होना चाहिए। तो ये सभी हमारा देखेंगे तो ये हमारा आदर्श समाज है। तो आप सभी समझ चुके हैं, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि इससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो। आदर्श समाज है इसमें इतनी गतिशील होना चाहिए कि कोई भी वंचित परिवर्तन समाज में करना होगा तो अगर इस छोर से बोला जाए तो उस छोर तक जो है अपने आप संचारित हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो है भीमराव साहब जो है यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, तो आदर्श समाज। ऐसे समाज जो बहुविधियों हितों से सबका भाग होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति जो है सजगा रहना चाहिए और सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। और यहाँ पर बता रहा है ऐसे समाज होना चाहिए जिसमें बहुविध हितों के लिए जो है सबका यहाँ पर भाग लेना चाहिए, यानी सबका काम करना चाहिए, उनकी जो भी रक्षा के प्रति होना चाहिए उनको भी करना चाहिए। और सामाजिक जीवन में जो भी अबाध संपर्क है उनके अनेक जो भी समाधान है, सोल्यूशन उनके अवसर में उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। इसका जो है तात्पर्य क्या हो जाता है, तो दूध और पानी जिस प्रकार देखेंगे तो दूध में पानी दे दिया जाता है, चाहे पानी में दूध, तो जिस प्रकार मिक्स हो जाना चाहिए उसी प्रकार जो है भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, दूध और पानी का मिश्रण किस तरह होना चाहिए, तो भाईचारे की तरह होना चाहिए। तो आप सभी को याद रखना, इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। और इसी का जो है दूध और पानी का मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, इसी का दूसरा नाम क्या है, तो लोकतंत्र हो जाता है। आगे देखेंगे हम सभी, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः जो है सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के लिए जो है प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव होगा। और इसका क्या मानते हैं, दूध और पानी जिस तरह मिक्स हो जाता है तो इसी का जो है भाईचारे के रूप में होना चाहिए। इसका दूसरा नाम क्या दे दिया है, यहाँ पर लोकतंत्र दे दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है लोकतंत्र केवल शासन का यह एक पद्धति नहीं है, यहाँ पर शासन करने का एक पद्धति नहीं है, बल्कि देखेंगे तो लोकतंत्र जो है सामूहिक दिनचर्या के रीते हो गया तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों का क्या होना चाहिए, तो आदान प्रदान का नाम है। इससे यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति जो है श्रद्धा हो गया और वे सम्मान का भाव भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ तक जो है आप सभी ये चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी तो आप सभी हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, पूरा चैप्टर को एक बार अपने से आप सभी पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में इनके जो भी इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक ही वीडियो में कर लेंगे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए आप सभी से मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।